अंबर, अब क्या होगा? रिया ने कराहते हुए पूछा। उसकी आंखों में भय साफ साफ देखा जा सकता था। उसे अपनी चोट से ज्यादा आने वाली परिस्थिति को लेकर घबराहट हो रही थी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं न, तुम फिक्र मत करो, अंबर ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा। मगर रिया चाहकर भी मुस्कुरा नहीं सकी। अंबर ने उसे दवा खिलाकर आराम करने को कहा और खुद भी उसी बेड के एक किनारे अधलेटा सा हो गया। रिया शायद दवा के असर से नींद के आगोश में चली गई, मगर अंबर के दिमाग में कई उलझनें एक साथ चहलकदमी कर रही थी। कितने खुश थे दोनों जब सुबह रेलवे स्टेशन पर मिले थे। उसकी ट्रेन सुबह 8 बजे ही स्टेशन पर लग चुकी थी। रिया की ट्रेन आने में अभी 1 घंटा बाकी था। चाय की चुस्कियों के साथ साथ वह रिया की चैट का भी घूंट घूंट कर स्वाद ले रहा था। जैसे ही रिया की ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा हुई, वह लपककर उसके कोच की तरफ बढ़ा। रिया ने उसे देखते ही जोर जोर से हाथ हिलाया। स्टेशन की भीड़ से बेपरवाह दोनों वहीं कसकर गले मिले और फिर अपना अपना बैग लेकर स्टेशन से बाहर निकल आए। पोलो विक्ट्री पर एक स्टो होटल में कमरा लेकर दोनों ने चेक इन किया। अटेंडेंट के सामान रखकर जाते ही दोनों फिर एक दूसरे से लिपट गए। थोड़ी देर तक एक दूसरे को महसूस करने के बाद वे नहा धोकर नाश्ता करने बाहर निकले। हालांकि रिया का मन नहीं था कहीं बाहर जाने का। वह तो अंबर के साथ पूरा दिन कमरे में ही बंद रहना चाहती थी, मगर अंबर ने ही मनोहार की थी बाहर जाकर उसे जयपुर की स्पेशल प्याज की कचौरी खिलाने की, जिसे वह टाल नहीं सकी थी। अंबर को अब अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा था। न वह बाहर जाने की जिद करता और न यह हादसा होता। होटल से निकलकर जैसे ही वे मुख्य सड़क पर आए, पीछे से आई एक अनियंत्रित कार ने रिया को टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर पड़ी। कोशिश करने के बाद भी जब वह उठ नहीं सकी तो अंबर एम्बुलेंस की मदद से उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर आया। एक्सरे जांच में रिया के पांव की हड्डी टूटी हुई पाई गई। डॉक्टर ने दवाओं की हिदायत देने के साथ साथ 6 सप्ताह का प्लास्टर बांध दिया। थोड़ी देर में दर्द कम होते ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मोबाइल की आवाज से रिया की नींद टूटी। उसके मोबाइल में रिमाइंडर मैसेज बजा। लिखा था, से हैप्पी एनिवर्सरी टू अंबर। रिया दर्द में भी मुस्कुरा दी। उसने अंबर को विश करने के लिए यह रिमाइंडर अपने मोबाइल में डाला था। पिछले साल इसी दिन यानी 4 मार्च को दोपहर 12 बजे जैसे ही इस रिमाइंडर मैसेज ने उसे विश करना याद दिलाया था, उसने अंबर को किस करके अपने पुनर्मिलन की सालगिरह विश की थी और उसी वक्त इसमें आज की तारीख सेट कर दी थी। मगर आज वह चाहकर भी अंबर को गले लगाकर विश नहीं कर पाई, क्योंकि वह तो जख्मी हालत में बेड पर है। उसने एक नजर अंबर पर डाली और रिमाइंडर में अगले साल की डेट सेट कर दी। अंबर अभी आंखें मूंदे लेटा था। पता नहीं सो रहा था या कुछ सोच रहा था। रिया ने दर्द को सहन करते हुए एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। पता नहीं क्या क्या लिखा है विधि ने मेरे हिस्से में, सोचते हुए अब रिया का दिमाग भी चेतन होकर यादों की बीती गलियों में घूमने लगा। लगभग साल भर पहले की बात है। उसे अच्छी तरह याद है 4 मार्च की वह शाम। वह अपने कॉलेज की तरफ से 2 दिन का एक सेमिनार अटेंड करने जयपुर आई थी। शाम के समय टाइम पास करने के लिए जीटी पर घूमते घूमते अचानक उसे अंबर जैसा एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह चौंक गई। अंबर यहाँ कैसे हो सकता है? सोचते सोचते वह उस व्यक्ति के पीछे हो ली। एक शॉप पर आखिर वह उसके सामने आ ही गई। उस व्यक्ति की आंखों में भी पहचान की परछाई सी उभरी। दोनों सकपकाए और फिर मुस्कुरा दिए। हाँ, यह अंबर ही था, उसका कॉलेज का साथी, उसका खास दोस्त, जो न जाने उसे किस अपराध की सजा देकर अचानक उससे दूर चला गया था। कॉलेज के आखिरी दिनों में ही अंबर उससे कुछ खींचा खींचा सा रहने लगा था और फिर फाइनल एग्जाम खत्म होते होते बिना कुछ कहे सुने अंबर उसकी जिंदगी से चला गया। कितना ढूंढा था उसने अंबर को, मगर किसी से भी उसे अंबर की कोई खबर नहीं मिली। रिया आज तक अंबर के उस बदले हुए व्यवहार का कारण नहीं समझ पाई थी। धीरे धीरे वक्त अपने रंग बदलता रहा। डॉक्टरेट करने के बाद रिया स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर हो गई और अपने विगत से लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। इस बीच रिया ने अपने पापा की पसंद के लड़के राहुल से शादी भी कर ली। बच्चों की मां बनने के बाद भी रिया को राहुल के लिए अपने दिल में कभी प्यार वाली तड़प महसूस नहीं हुई। दिल आज भी अंबर के लिए धड़क उठता था। शादी करके जैसे उसने अपनी जिंदगी से एक समझौता किया था। हालांकि समय के साथ साथ अंबर की स्मृतियां पर जमती धूल की परत भी मोटी होती चली गई थी, मगर कहीं न कहीं उसके अवचेतन मन में अंबर आज भी मौजूद था। शायद इसलिए भी वह राहुल को कभी दिल से प्यार नहीं कर पाई थी। राहुल सिर्फ उसके तन को ही छू पाया था। मन के दरवाजे पर न तो कभी राहुल ने दस्तक दी और न ही कभी रिया ने उसके लिए खोलने की कोशिश की। जीटी में अंबर को अचानक यूं अपने सामने पाकर रिया को यकीन ही नहीं हुआ। अंबर का भी लगभग यही हाल था। कैसी हो रिया? आखिर अंबर ने ही चुप्पी तोड़ी।
तुम कौन होते हो यह पूछने वाले? रिया मन ही मन गुस्साए, फिर बोली, अच्छी हूँ, आप सुनाए, अकेले हैं या आपकी मैडम भी साथ है? वह प्रत्यक्ष में बोली, अभी तो अकेला ही हूँ, अंबर ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और रिया को कॉफी पीने का ऑफर दिया। उसकी मुस्कान देखकर रिया का दिल जैसे उछलकर बाहर आ गया। कमबख्त, यह मुस्कान आज भी वैसी ही कातिल है, दिल ने कहा। लेकिन दिमाग ने सहज होकर अंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पूरी शाम दोनों ने साथ बिताए। थोड़ी देर तो दोनों में औपचारिक बातें हुई, फिर एक एक करके संकोच की दीवारें टूटने लगीं और देर रात तक गिले शिकवे होते रहे। कभी अंबर ने अपनी पलकें नम की तो कभी रिया ने। अंबर ने अपने आप को रिया का गुनहगार मानते हुए अपनी मजबूरियां बताईं, अपनी कायरता भी स्वीकार की और यो बिना कहे सुने चले जाने के लिए उससे माफी भी मांगी। रिया ने भी जो हुआ सो हुआ कहते हुए उसे माफ कर दिया। फिर डिनर के बाद विदा लेते हुए दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अगले दिन शाम को फिर यहीं मिलने का वादा करके दोनों अपने अपने होटल की तरफ चल दिए। अगले दिन बातचीत के दौरान अंबर ने उसे बताया कि वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में साइट इंजीनियर है और इस सिलसिले में उसे महीने में लगभग 15-20 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, और यह भी कि उसके 2 बच्चे हैं और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी संतुष्ट है। तुम अपनी लाइफ से संतुष्ट हो या खुश भी हो? एकाएक रिया ने उसकी आंखों में झांका। दोनों में क्या फर्क है? अंबर ने पूछा। वक्त आने पर बताऊंगी, रिया ने टाल दिया। रिया की ट्रेन रात 11 बजे की थी और अंबर तब तक उसके साथ ही था। दोनों ने आगे भी टच में रहने का वादा करते हुए विदा ली। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही रिया ने अंबर को फोन किया। अंबर ने जिस तत्परता से फोन उठाया उसे महसूस करके रिया को हंसी आ गई। फोन का इंतजार ही कर रहे थे क्या? रिया हंसी तो अंबर को भी अपने उतावलेपन पर आश्चर्य हुआ। बातें करते करते कब 1 घंटा बीत गया दोनों को पता ही नहीं चला। रिया की क्लास का टाइम हो गया, वह पीरियड लेने चली गई। वापस आते ही उसने फिर अंबर को फोन लगाया और फिर वही लंबी बातें। दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। देर रात तक दोनों व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहे और सुबह उठते ही फिर वही सिलसिला। अब तो यह रोज का नियम ही बन गया। न जाने कितनी बातें थीं उनके पास जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। कई बार तो ये होता था कि दोनों के पास ही कहने के लिए शब्द नहीं होते थे, मगर बस वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यही सोचकर फोन थामे रहते। इसी चक्कर में दोनों के कई जरूरी काम भी छूटने लगे। मगर न जाने कैसा नशा सवार था दोनों पर ही कि यदि 1 घंटा भी फोन पर बात न हो तो दोनों को ही बेचैनी होने लगती। ऐसी दीवानगी तो शायद उस कच्ची उम्र में भी नहीं थी जब उनके प्यार की शुरुआत हुई थी। रिया को लग रहा था जैसे खोया हुआ प्यार फिर से उसके जीवन में दस्तक दे रहा है, मगर अंबर अभी इस सच्चाई को जानते हुए भी यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसे रिया से प्यार है। अंबर, तुम इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें आज भी मुझसे प्यार है? एक दिन रिया ने पूछा। मैं अगर यह प्यार स्वीकार कर भी लूं तो क्या समाज इसे स्वीकार करने देगा? कौन इस बात का समर्थन करेगा कि मैंने शादी किसी और से की है और प्यार तुमसे करता हूं? अंबर ने कड़वा सच उसके सामने रखा। शादी करना और प्यार करना दोनों अलग अलग बातें हैं अंबर। जिससे चाहे शादी भी उसी से हो यह जरूरी नहीं, तो फिर यह जरूरी क्यों है कि जिससे शादी हो उसी को चाहा भी जाए? रिया का तर्क भी अपनी जगह सही था। चलो माना कि यह जरूरी नहीं, मगर इस में हमारे जीवन साथियों की क्या गलती है? उन्हें हमारी अधूरी चाहत की सजा क्यों मिले? अंबर अपनी बात पर अड़ा था। अंबर, मैं किसी को सजा देने की बात नहीं कर रही। हमने अपनी सारी जिंदगी उनकी खुशी के लिए जी है, क्या हमें अपनी खुशी के लिए जीने का अधिकार नहीं? वैसे भी अब हम उम्र की मध्यवयु में आ चुके हैं, जीने लायक जिंदगी बची ही कितनी है हमारे पास। मैं कुछ लम्हे अपने लिए जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, मैं महसूस करना चाहती हूँ कि खुशी क्या होती है। कहते कहते रिया का स्वर भीग गया। क्यों? क्या तुम अपनी लाइफ से अब तक खुश नहीं थी? क्या कमी है तुम्हें? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, अंबर ने उसे टटोला। खुश दिखना और खुश होना दोनों में बहुत फर्क होता है अंबर, तुम नहीं समझोगे। रिया ने जब कहा तो उसकी आवाज की तरलता अंबर ने भी महसूस की। शायद वह भी उसमें भीग गया था, मगर सच का सामना करने की हिम्मत फिर भी नहीं जुटा पाया। लगभग 10 महीने दोनों इसी तरह सोशल मीडिया पर जुड़े रहे। रोज घंटों बात करके भी उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। रिया की तड़प इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वह अंबर से प्रत्यक्ष मिलने के लिए बेचैन होने लगी, लेकिन अंबर का व्यवहार अभी भी उसके लिए एक पहेली बना हुआ था। कभी तो उसे लगता था जैसे अंबर सिर्फ उसी का है और कभी वह एकदम बेगानों सा लगने लगता। अंबर के अपने आप से तर्क अब तक भी जारी थे। वह 2 कदम आगे बढ़ता और अगले ही पल 4 कदम पीछे हट जाता।
वह रिया का साथ तो चाहता था, मगर समाज में दोनों की ही प्रतिष्ठा को भी दांव पर नहीं लगाना चाहता था। उसे डर था कि कहीं ऐसा न हो वह एक बार मिलने के बाद रिया से दूर ही न रह पाए। फिर क्या करेगा वह? मगर रिया अब मन ही मन एक ठोस निर्णय ले चुकी थी। 4 मार्च आने वाला था। रिया ने अंबर को याद दिलाया कि पिछले साल इसी दिन वे दोनों जयपुर में मिले थे। उसने आखिर अंबर को यह दिन एक साथ बिताने के लिए मना ही लिया और बहुत सोच विचार करके दोनों ने फिर से उसी दिन उसी जगह मिलना तय किया। अंबर दिल्ली से टूर पर और रिया जोधपुर से कॉलेज के काम का बहाना बनाकर सुबह ही जयपुर आ गई। होटल में पति पत्नी की तरह रुके, पूरा दिन साथ बिताया, जी भर के प्यार किया और दोपहर ठीक 12 बजे रिया ने अंबर को हैप्पी एनिवर्सरी विश किया। उसी समय रिया ने अपने मोबाइल में अगले साल के लिए यह रिमाइंडर डाल लिया। रिया, खुशी क्या होती है, यह आज तुमने मुझे महसूस करवाया। थैंक्स। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। रात को जब विदा लेने लगे तो रिया ने अंबर को एक बार फिर चूमते हुए कहा, मरे तुम्हारे दुश्मन, अभी तो हमारी जिंदगी से फिर से मुलाकात हुई है। सच रिया, मैं तो मशीन ही बन चुका था। मेरे दिल को फिर से धड़काने के लिए शुक्रिया। और हाँ, खुशी और संतुष्टि में फर्क महसूस करवाने के लिए भी। अंबर ने उसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए कहा और फिर से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। अब आशिकी छोड़ो, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। रिया ने मुस्कुराते हुए अंबर को अपने आप से अलग किया। उसी शाम दोनों ने वादा किया कि हर साल 4 मार्च को वे दोनों इसी तरह इसी जगह मिला करेंगे। उसी वादे के तहत आज भी दोनों यहाँ जयपुर आए थे और यह हादसा हो गया। रिया, डॉक्टर ने तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर बना दिए, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ, अंबर ने धीरे से उसे जगाते हुए कहा। कैसे वापस जाएगी अब वह जोधपुर? कैसे राहुल का सामना कर पाएगी? रिया फिर से भयभीत हो गई, मगर जाना तो पड़ेगा ही। जो होगा देखा जाएगा, सोचते हुए रिया ने अपनी सारी हिम्मत को एक साथ समेटने की कोशिश की और जोधपुर जाने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने लगी। रिया ने राहुल को फोन करके अपने एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। ज्यादा चोट तो नहीं आई? राहुल ने सिर्फ इतना ही पूछा। नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में ही दिखाया था ना, ये प्राइवेट वाले तो बस लूटने के मौके ही ढूंढते हैं। सुनकर रिया को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे राहुल से इसी तरह की उम्मीद थी। रिया ने बहुत कहा कि वह अकेली ही जोधपुर चली जाएगी, मगर अंबर ने उसकी एक न सुनी और टैक्सी में उसके साथ जोधपुर चल पड़ा। रिया को अंबर का सहारा लेकर उतरते देख राहुल का माथा ठनका। ये मेरे पुराने दोस्त हैं, जयपुर में अचानक मिल गए, रिया ने परिचय करवाते हुए कहा। राहुल ने अंबर में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बोला, टैक्सी से आने की क्या जरूरत थी? ट्रेन से भी आ सकती थी। टैक्सी वाले को किराया चुकाना राहुल को अच्छा नहीं लग रहा था। आप रहने दीजिए, किराया मैं दे दूंगा, वापस भी जाना है ना, अंबर ने उसे इस स्थिति से उबार लिया। रिया को जोधपुर छोड़कर उसी टैक्सी से अंबर लौट गया। रिया 6 सप्ताह की बेड रेस्ट पर थी। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े उसे अंबर से बातें करने के अलावा और कोई काम ही नहीं सूझता था। कभी जब अंबर अपने प्रोजेक्ट में बिजी होता तो उससे बात नहीं कर पाता था। यह बात रिया को अखर जाती थी। वह फोन या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी नाराजगी जताती थी। फिर अंबर उसे मनुहार करके मनाता था। रिया को उसका यूं मनाना बहुत सुहाता था। वह मन ही मन प्रार्थना करती कि उनके रिश्ते को किसी की नजर न लग जाए। ऐसे ही एक दिन वह अपने बेड पर लेटी लेटी अंबर से बातें कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे पता ही नहीं चला कि राहुल कब से वहां खड़ा उसकी बातें सुन रहा है। बाय, लव यू कहते हुए फोन रखने के साथ ही जब राहुल पर उसकी नजर पड़ी तो वह सकपका गई। राहुल की आंखों का गुस्सा उसे अंदर तक हिला गया। उसे लगा मानो आज उसकी जिंदगी से खुशियों की विदाई हो गई। किससे कहा जा रहा था ये सब? जो उस दिन मुझे जयपुर से छोड़ने आया था, यानी अंबर। रिया अब राहुल के सवालों के जवाब देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुकी थी। तो तुम इसलिए बार बार जयपुर जाया करती थी? राहुल अपने काबू में नहीं था। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लेती। समाज में बात खुलेगी तो क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? राहुल ने उसके चरित्र को निशाना बनाते हुए चोट की। तुम्हारी इज्जत का ख्याल था, इसीलिए तो बाहर मिली उससे, वरना यहाँ इस शहर में भी मिल सकती थी। और समाज? किस समाज की बात करते हो तुम? किसे इतनी फुर्सत है कि इतनी आपाधापी में मेरे बारे में कोई सोचे? मैं कितना सोचती हूँ किसी और के बारे में, और यदि कोई सोचता भी है तो 2 दिन सोचकर भूल जाएगा। वैसे भी लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, रिया ने बहुत ही संयत स्वर में कहा। बच्चे क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? उनका तो कुछ ख्याल करो। राहुल ने इस बार इमोशनल वार किया।
2-4 सालों में बच्चे भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, फिर शायद वे वापस मुड़कर भी इधर न आए। राहुल, मैंने सारी उम्र अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, बिना तुमसे कोई सवाल किए अपना हर फर्ज निभाया है, फिर चाहे वह पत्नी का हो अथवा माँ का। अब मैं कुछ समय अपने लिए जीना चाहती हूँ, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं? रिया की आवाज लगभग भर्रा गई थी। तुम पत्नी हो मेरी, मैं कैसे तुम्हें किसी और की बाहों में देख सकता हूँ? राहुल ने उसे झकझोरते हुए कहा। हाँ, पत्नी हूँ तुम्हारी, मेरे शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, मगर कभी सोचा है तुमने कि मेरा मन आज तक तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे प्यार के छींटों से मेरे मन का आंगन क्यों नहीं भीगा? तुम चाहो तो अपने अधिकार का प्रयोग करके मेरे शरीर को बंदी बना सकते हो, एक जिंदा लाश पर अपने स्वामित्व का हक जताकर अपने अहम को संतुष्ट कर सकते हो, मगर मेरे मन को तुम सीमाओं में नहीं बांध सकते, अंबर के बारे में सोचने से नहीं रोक सकते। रिया ने शून्य में ताकते हुए कहा। अच्छा, क्या वह अंबर भी तुम्हारे लिए इतना ही दीवाना है? क्या वह भी तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है? राहुल ने व्यंग्य से कहा। दीवानगी का कोई पैमाना नहीं होता, वह मेरे लिए किस हद तक जा सकता है यह मैं नहीं जानती, मगर मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, रिया ने दृढ़ता से कहा। अगर तुमने इस व्यक्ति से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया तो मैं उसके घर जाकर उसकी सारी हकीकत बता दूंगा, कहते हुए राहुल ने गुस्से में आकर रिया के हाथ से मोबाइल छीनकर उसे जमीन पर पटक दिया। मोबाइल बिखर कर रिया के दिल की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। राहुल की आखिरी धमकी ने रिया को सचमुच ही डरा दिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण अंबर की जिंदगी में कोई तूफान आए। वह अपनी खुशियों की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकती थी। उसने मोबाइल के सारे पार्ट्स फिर से जोड़े और देखा तो पाया कि वह अभी भी चालू स्थिति में है। शायद मेरे हिस्से नियति ने खुशी लिखी ही नहीं, मगर मैं तुम्हारी खुशियां नहीं निगलने दूंगी। तुमने जो खूबसूरत यादें मुझे दी हैं उनके लिए तुम्हारा शुक्रिया। एक आखिरी मैसेज उसने अंबर को लिखा और मोबाइल से सिम निकालकर टुकड़े टुकड़े कर दी। उधर अंबर को कुछ भी समझा नहीं आया कि यह अचानक क्या हो गया। उसने रिया को फोन लगाया, मगर फोन स्विच ऑफ था। फिर उसने व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ा, मगर वह भी अनसीन ही रह गया। अगले कई दिन अंबर उसे फोन ट्राई करता रहा, मगर हर बार स्विच ऑफ का मैसेज पाकर निराश हो उठता। उसने रिया को फेसबुक पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन शायद रिया ने फेसबुक का अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया था। उसके किसी भी मेल का जवाब भी रिया की तरफ से नहीं आया। एक बार तो अंबर ने जोधपुर जाकर उससे मिलने का मन भी बनाया, मगर फिर यह सोचकर कि कहीं उसकी वजह से स्थिति ज्यादा खराब न हो जाए, उसने सब कुछ वक्त पर छोड़कर अपने दिल पर पत्थर रख लिया और रिया को तलाश करना बंद कर दिया। इस वाकया के बाद रिया ने अब मोबाइल रखना ही बंद कर दिया। राहुल के बहुत जिद करने पर भी उसने नई सिम नहीं ली। बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक ही उसने खुद को सीमित कर लिया। कॉलेज से भी जब मन उचटने लगा तो उसने छुट्टियां लेनी शुरू कर दी, मगर छुट्टियों की भी एक सीमा होती है। साल भर होने को आया। अब रिया अक्सर ही विदाउट पे रहने लगी। धीरे धीरे वह गहरे अवसाद में चली गई। राहुल ने बहुत इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब राहुल भी चिड़चिड़ा सा होने लगा था। एक तो रिया की बीमारी, ऊपर से उसकी सैलरी भी नहीं आ रही थी। राहुल को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही थी, जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। पति पत्नी जैसा भी कोई रिश्ता अब उनके बीच नहीं रहा था। यहाँ तक कि आजकल तो खाना भी अक्सर या तो राहुल को खुद बनाना पड़ता था या फिर बाहर से आता। मरीज ने शायद खुद को खत्म करने की ठान ली है। जब तक यह खुद जीना नहीं चाहेंगी, कोई भी दवा या इलाज का तरीका इन पर कारगर नहीं हो सकता। सारे उपाय करने के बाद अंत में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। देखो, अब बहुत हो चुका, मैं अब तुम्हारे नाटक और नहीं सहन कर सकता। आज तुम्हारी प्रिंसिपल का फोन आया था। कह रहे थे कि तुम्हारे कॉलेज की तरफ से जयपुर में 5 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप लग रहा है। अगर तुमने उसमें भाग नहीं लिया तो तुम्हारा इंक्रीमेंट रुक सकता है। हो सकता है कि यह नौकरी ही हाथ से चली जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्यों अच्छी भली नौकरी को लात मारने पर तुली हो। मैंने तुम्हारी प्रिंसिपल से कहकर कैंप के लिए तुम्हारा नाम जुड़वा दिया है। 2 दिन बाद तुम्हें जयपुर जाना है। एक शाम राहुल ने रिया से तलखी से कहा। रिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रिया के न चाहते हुए भी राहुल ने उसे ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया। यह लो अपना मोबाइल, इसमें नई सिम डाल दी है। अपनी प्रिंसिपल को फोन करके कैंप ज्वाइन करने की सूचना दे देना ताकि उसे तसल्ली हो जाए, टेरन में बैठाते समय राहुल ने कहा। रिया ने एक नजर अपने पुराने टूटे मोबाइल पर डाली और फिर उसे बस में धकेलते हुए टेरन की तरफ बढ़ गई। सुबह जैसे ही रिया की ट्रेन जयपुर स्टेशन पर पहुंची, वह यंत्रचलित सी नीचे उतरी और धीरे धीरे उस बेंच की तरफ बढ़ चली जहां अंबर उसे बैठा मिला करता था।
अचानक ही कुछ याद करके रिया के आंसुओं का बांध टूट गया। वह उस बेंच पर बैठकर फाफक पड़ी, फिर अपने आप को संभालते हुए उसी होटल की तरफ चल दी जहां वह अंबर के साथ रुका करती थी। उसे दोपहर बाद 3 बजे कैंप में रिपोर्ट करनी थी। संयोग से रिया आज भी उसी कमरे में ठहरी थी जहां उसने पिछली दोनों बार अंबर के साथ यादगार लम्हे बिताए थे। वह कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने रूम का दरवाजा तक बंद नहीं किया था, तभी अचानक उसके परस में रखे मोबाइल में रिमाइंडर मैसेज बज उठा, से हैप्पी एनिवर्सरी टू अंबर। देखकर रिया एक बार फिर से उठी। उफ, आज 4 मार्च है। अचानक 2 मजबूत हाथ पीछे से आकर उसके गले के इर्द गिर्द लिपट गए। रिया ने अपना भीगा चेहरा ऊपर उठाया तो सामने अंबर को देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह उससे कसकर लिपट गई। अंबर ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। रिया का सारा अवसाद आंखों के रास्ते बहता हुआ अंबर की शर्ट को भिगोने लगा। वह सब कुछ भूलकर उसके चौड़े सीने में सिमट गई। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।